जब आप अपनी मर्जी से अपनी जान लेते हैं तो उसे खुदकुशी या आत्महत्या कहा जाता है। लेकिन जब आपके देश की सरकार और प्रशासन आपसे ये कहे कि अगर आप मरना चाहते हैं और इसमें हम आपकी मदद करेंगे, तो उसे यूथनेशिया या असिस्टेड डाइंग कहा जाता है। इस दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जिन देशों में रहने वाले लोगों और सरकारों का ये मानना है कि अगर कोई एक व्यक्ति इतना बीमार है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा या ठीक नहीं हो पाएगा और वो दर्द और तकलीफ वो झेल नहीं पा रहा है, तो उसे तड़पते हुए जिंदा रहने देने से अच्छा ये है कि एक जहर का इंजेक्शन उसे दिया जाए जिससे कि वो तुरंत मर जाए और उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन वहीं कुछ देशों और सरकारों का और लोगों का ये कहना है कि अगर हमने लोगों को इस बात की परमिशन दे दी कि अगर वो किसी भी तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं और दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्हें मार दिया जाए यानी दर्द से मुक्ति दे दी जाए, तो दर्द से मुक्ति देने के नाम पर किसी की जान लेना एक पाप हो सकता है। लेकिन इसमें उन मरीजों के बारे में जरा 2 मिनट सोचने की कोशिश करते हैं। और वो मरीज जो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज शायद नहीं निकल पाएगा और उस बीमारी से जो दर्द उन्हें हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उन मरीजों का यह कहना है कि जिस तरीके से उनके पास राइट टू लाइफ है या राइट टू डिग्निटी है, उसी तरीके से उनके पास राइट टू डेथ भी है या फिर डाइंग इन डिग्निटी का अधिकार भी है, यानी सम्मान के साथ मरना भी उनका अधिकार है। और यही यूथनेशिया का मुद्दा इस दुनिया के सबसे नए मुद्दों में से एक बना हुआ है। और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने भी यूथनेशिया के फेवर में ही वोट दिया है, यानी यूथनेशिया को सही बताकर इसके लिए कानून बना दिया है। तो ये यूथनेशिया असल में होता क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, दुनिया के अलग अलग देशों में ये कानूनी है या गैर कानूनी है, और भारतीय सरकार और भारत का सुप्रीम कोर्ट इस यूथनेशिया के बारे में क्या सोचता है, और क्या भारत में इसे इंप्लीमेंट करना सही है या गलत है, सोशल तौर पर या फिर एथिकल तौर पर, इन सभी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग यहाँ पर यूथनेशिया की बात करें तो देखिए, यूथनेशिया जो है अभी फिलहाल के लिए यूके में पास कर दिया गया है कानून इसके फेवर में। उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं यूथनेशिया की डेफिनेशन आसान भाषा में, कि जब भी किसी पेशेंट को और दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता और ज्यादा वो सफर नहीं कर पाता, तो जब सरकार या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या मेडिकल टीम जब उनकी मदद करती है कि अब तुम मर जाओ या फिर आपको उन्हें मरने दिया जाए, कोई एक इंजेक्शन दे दी जाती है जिससे चंद सेकंड्स में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और दर्द से उसे छुटकारा मिल जाता है, इसे हम लोग बेसिकली यूथनेशिया के नाम से जानते हैं। अब ये वॉलेंट्री भी होता है और ये इनवॉलेंट्री भी होता है, यानी कि अगर पेशेंट जो है होश में है, कोमा में नहीं है और वो खुद से ये कहता है कि भाई अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, तो ये वॉलंटरी कहलाता है। लेकिन मान लीजिए कि पेशेंट की ऐसी हालत हो चुकी है कि सालों साल हो चुके हैं और वो कोमा में है और बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है और उसके परिवार वाले उसका खर्चा अब नहीं उठा पा रहे हैं, यानी वो परिवार का सदस्य अब सदस्य ना बनकर अब एक बोझ बन चुका है, तो फिर नॉन वॉलेंट्री सिनेरियो में, इनवॉलेंट्री सिनेरियो में उसे मार दिया जाता है। ये भी यूथनेशिया के अंडर ही आता है। महात्मा गांधी ने एक बार एक बात कही थी कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होता है किसी व्यक्ति को उसके दर्द से छुटकारा दिलवाना, यानी उसकी सफरिंग को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना। अब ये यूथनेशिया की डेफिनेशन के बाद ये समझना जरूरी है कि एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम एक्टिव यूथनेशिया की बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली क्या है कि कोई एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाए सामने वाले पर्सन को जिससे वो चंद सेकंड में मर जाए, तो ये एक्टिव यूथनेशिया, यानी बाहर से बेसिकली आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या मटेरियल उसकी बॉडी में डाला जिससे कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मर जाता है, यानी इंटेंशनली हम लोग उसे डेथ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ये इलीगल है, बहुत सारी कंट्रीज में ये इलीगल भी है, आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। लेकिन जब हम लोग पैसिव यूथनेशिया की बात करते हैं तो पैसिव यूथनेशिया में हम लोग बेसिकली कोई इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं उसे, या इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, कोई एक पेशेंट है और वो किसी एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के भरोसे या लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जिंदा है महीनों, सालों और दशकों तक, तो हम क्या करते हैं कि उसका वो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है
वो बेसिकली हम लोग हटा लेते हैं, जैसे वेंटिलेटर में होता है। तो इसमें हमने क्या है कि कोई इंजेक्शन तो उसे नहीं दिया, लेकिन वेंटिलेटर के सहारे वो जिंदा था, आर्टिफिशियली सांसें चल रही थी, तो हमने वेंटिलेटर हटा लिया और फिर बेसिकली क्या है कि उसकी इलनेस को हम बेसिकली मारने देते हैं उस पर्सन को, और धीरे 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 वो बेसिकली मर जाता है। अब ये जो डिसीजन है वो कई बार पेशेंट की विश से भी किया जाता है, लेकिन अगर पेशेंट जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने डिसीजन को खुद ले पाए, तो उसके फैमिली मेंबर, जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर है, उसके लिए ये डिसीजन लेते हैं। अब इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेशिया से रिलेटेड कई कानून यहां पर बनाए हैं, यानी कि कई वर्डिक्ट यहां पर दिए हैं। सबसे पहले हम लोग ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात करते हैं, जो 1996 में केस हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ किसी पर्सन को है, इसका मतलब ये है कि राइट टू डेथ नहीं है। ठीक है, राइट टू लाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राइट टू डेथ भी दे दिया जाए। और ये जो यूथनेशिया है, इसको पूरी तरीके से सुसाइड ही वहां पर कहा गया था। वहीं अगर हम लोग अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 की बात करते हैं, तो यहां पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जो पहले पैसिव यूथनेशिया है इसको अलाउ किया था, और फिर कहा था कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस भी दे रही है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पैसिव यूथनेशिया जो है वो यहां पर अलाउ किया जा सकता है। इसके बाद कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का एक और हमको यहां पर केस देखने को मिलता है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मृत्यु को पा लेना, इस अधिकार के बारे में यहां पर बात की थी। और यह कहा था कि अगर पेशेंट जो है अपनी डिग्निटी बनाए रखना चाहता है और खुद से अगर ये डिसीजन लेता है कि अब वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, या फिर अब वो बेसिकली इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता है, तो यहाँ पर यूथनेशिया को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर अलग अलग जो गाइडलाइन है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट की उन गाइडलाइंस के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। अब अगर दुनिया के दूसरे देशों के बारे में बात करें, तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्पेन, यहाँ पर ये जो यूथनेशिया है वो पूरी तरीके से लीगल है। स्विट्जरलैंड भी जो है यूथनेशिया को असिस्टेड डाइंग के नाम से पूरी तरीके से लीगलाइज करता है, और कनाडा जो है यूथनेशिया और असिस्टेड सुसाइड इन दोनों को बेसिकली परमिट करता है। अब यूएस के अगर कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे हमें पता है कि यूएस में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कानून है, तो ओरेगॉन, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया जो है वो असिस्टेड सुसाइड को यहाँ पर पूरी तरीके से लीगल करते हैं, लेकिन इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं जो वहां की सरकारों को या डॉक्टर्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा कोलंबिया में भी इसे पूरी तरीके से यहाँ पर लीगल जो है बनाया गया है, लेकिन इन सभी देशों में आपको एक शर्त ये देखने को मिलेगी कि पेशेंट इतनी ज्यादा दर्द में है कि वो दर्द या तकलीफ इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें, तो उन्होंने रिसेंट में ही जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम का जो विड्रॉल करने वाली बात होती है, यानी कि असिस्टेड सुसाइड की बात होती है, उसके बारे में यहाँ पर कहा है कि हम ये इन पेशेंट के साथ कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 और 2023 की रूलिंग में गाइडलाइंस दी हैं, उनके हिसाब से ही हम लोग ये असिस्टेड जो डाइंग है उसको कर सकते हैं। यहां पर 4 कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन की बात करें तो इसमें यह बोला जाता है कि अगर पेशेंट का जो दिमाग है यानी ब्रेन है, अगर वो डेड हो चुका है, लेकिन पर्सन को अभी भी बेसिकली क्या है कि आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम से जिंदा रखा गया है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, वहां पर यूथनेशिया काम किया जा सकता है। या फिर अगर बेसिकली कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है, यानी कि ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि कितना भी आप अच्छा ट्रीटमेंट दे दें, कितना भी आप अच्छा मेडिकल असिस्टेंस दे दें, वो ठीक नहीं हो पाएगा, और पूरी तरीके से दर्द जो है उसे सहते रहना पड़ेगा जब तक उसकी नेचुरल डेथ ना हो जाए। तो इस सिचुएशन में भी पूरी तरीके से यहाँ पर अलाउ किया गया है। और अगर पेशेंट की ऐसी हालत हो चुकी है कि वो एक तरीके से डेड हो चुका है, यानी अपने होश में नहीं है, सालों दशकों हो चुके हैं, कोमा में है, सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, तो यानी कि कोई रेलेवेंस रह नहीं गया है उसकी लाइफ का, तो इस सिचुएशन में भी उसको अलाउ किया जा सकता है उसके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं उनकी परमिशन के साथ में। अब यहां पर एक और चीज हमको यहां पर देखने को मिलती है कि जो एम्स है, एम्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इसमें अपनी राय रखी है, उन्होंने भी अपना यहाँ पर पॉइंट रखा है। एम्स के एक्सपर्ट्स का बेसिकली ये कहना है कि अगर ये गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं और यूथनेशिया किसी पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस की भी खुद की एक लिमिट होती है। मेडिकल साइंस कितना भी खुद को डेवलप कर ले, लेकिन नेचर से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो यानी कि एम्स के द्वारा भी ये कहना है कि अगर हम लोग सपोर्ट सिस्टम को, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉल करते हैं, तो ये एथिकली भी सही है और ये मेडिकली भी सही है, क्योंकि जो पर्सन आपके सामने बेड पर पड़ा हुआ है मरीज बनकर, वो सपोर्ट सिस्टम की वजह से ही जिंदा है, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है
और उसको आगे चलकर किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, या फिर उसके परिवार वाले इस बात से मना कर दे कि अब हम इस पेशेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो इट इज बेटर कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है हटा दिया जाए और असिस्टेड डाइंग जो है उसकी परमिशन दे दी जाए। ये भी यहाँ पर एम्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यहाँ पर मानना है। अब अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रोविजन की बात करते हैं तो मेडिकल डायरेक्टिव्स के बेसिकली अगर आप गाइडलाइंस देते हैं तो उसमें भी ये कहा गया है कि अगर पेशेंट को एक लेवल पे देखा जाए, जब तक उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, वो खुद से बेसिकली डिसीजन ले पा रहा है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर एक बार उस पेशेंट की इस तरीके की हालत हो जाती है कि उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और उसके क्लोजेस्ट रिलेटिव का ये कहना है कि अब सपोर्ट सिस्टम हटाना ही बेहतर ऑप्शन है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पहले एक कमिटी बनाई जाती है। कमिटी बेसिकली अपने डिसीजंस लेती है, जिसको हम फर्स्ट रिव्यू कमिटी कहते हैं। फर्स्ट रिव्यू कमिटी अपने डिसीजन को, प्रोसीजर के बारे में फैमिली वालों को बताती है। फैमिली वाले जब कंसेंट दे देते हैं, तब वो कंसेंट के बाद यही पूरा का पूरा जो केस है वो सेकेंड रिव्यू कमिटी के पास जाता है, और फिर सेकेंड रिव्यू कमिटी से जब परमिशन मिल जाती है सपोर्ट सिस्टम हटाने की, तब फाइनली वो सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है। यानी कि इंडिया में भी इस चीज का प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका यूथेनेशिया या असिस्टेड डाइंग के बारे में क्या कहना है। क्या आप इस यूथेनेशिया के फेवर में हैं, भारत में पूरी तरीके से कानूनी रूप से इसको लागू करने में, या इसके अगेंस्ट में हैं? अगर आप यूथेनेशिया के फेवर में हैं तो क्या आपका ये मानना है कि किसी एक व्यक्ति को इतना दर्द हो रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और उसकी मर्जी अगर है या उसके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स जैसे माँ बाप, भाई बहन, बीवी, पति, इनके अगर हैं परमिशन, तो यूथेनेशिया दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसे मुक्ति मिल सकती है अपने दर्द से। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा पाप हो रहा है, चाहे कितना भी दर्द उसे क्यों ना हो रहा हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और उसे लगे रहना चाहिए, भले ही उसे कितनी दर्द या तकलीफ क्यों ना हो। आप यूथेनेशिया के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और उसके साथ साथ कारण भी बताइए आपके जवाब का। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए आप चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि यूथेनेशिया की अवेयरनेस और पॉइंट ऑफ व्यू इस देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।